हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, इसी के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो देखते ही देखते हम बिजनेस कम्युनिकेशन की थर्ड यूनिट में आ गए हैं। बच्चों के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन की थर्ड यूनिट का फोर्थ फिफ्थ का भी रिविज़न करा दीजिए, एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं। तो लीजिए, मैं आपके सामने फिर से रिवीजन कराने के लिए आ चुका हूं। अपन सारे टॉपिक देखने वाले हैं, एक एक करके सारे टॉपिक की डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं इतनी आशा रख के बैठा हूं कि केवल मेरे 5 वीडियो देख के, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन के केवल 5 वीडियो देख के, इसके अलावा आपको कोई और इस सब्जेक्ट के अंदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। इसके साथ में कुछ और बातें बता देता हूं। MBA, BBA, BCom, UGC नेट के लिए तो ये सब्जेक्ट है ही। इसके अलावा यदि आप BCom के स्टूडेंट हैं तो भी ये सब्जेक्ट का सिलेबस यूनिट आपके लिए स्पेशली हमने डिजाइन करा है। मींस कि यदि आप बीकॉम कर रहे हैं और आपके कोर्स के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। हम पूरा का पूरा ये कोशिश करेंगे कि पूरे सारे टॉपिक कवर अप करें और एक एक पॉइंट को आपको इजी लैंग्वेज के अंदर मैं अंडरस्टैंड करा पाऊँ। तो बिना कोई वक्त गवाए अपन अपना ये वीडियो शुरू करते हैं और आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे हम थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की हमारी जो कोशिश है वो लगातार बनी रहे। चलिए, सबसे पहला जो थर्ड यूनिट के अंदर हमको वर्ड मिलता है वो मिलता है बिजनेस लेटर्स। अब बिजनेस लेटर्स होते क्या हैं बेसिकली वो समझ लेंगे तो हम इसके डिटेल को आसानी से समझ पाएंगे। बिजनेस लेटर बेसिकली कम्युनिकेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अभी तक अपन ने मेथड पढ़े थे, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में भी हमने देखा था कि टैकेट कम्युनिकेशन होता है, अपन वर्बल कम्युनिकेशन दोस्तों के साथ करते हैं, कलीग्स के साथ करते हैं। नॉन वर्बल बेसिकली रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, ईमेल इसके अंदर प्राइम सोर्स में आता है। इसके अलावा हम ऑफिशियली लेटर भी सेंड किए जाते हैं। ऑफिशियली लेटर आप इसको ईमेल के ड्राफ्ट भी मान सकते हो। ये क्या होते हैं, ये बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं। अब बिजनेस लेटर्स का जो फंडा होता है कि आप अपने बिजनेसेस की जो ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेसेस की जो रिलेशनशिप है उनको मेंटेन करने के लिए जो लेटर, जो कम्युनिकेशन यूज करते हैं वो बिजनेस लेटर्स कहलाते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये बिजनेस जो लेटर है उसका एक फॉर्मेट होता है कि मींस इस तरीके से हमको ये ड्राफ्ट करना है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा रिगिड होता है नेचर में, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो कांस्टेंट होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो बिजनेस लेटर इज वन काइंड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन और उसके अंदर भी रिटर्न कम्युनिकेशन है, इसलिए ये थोड़ा सा रिगिड है। इसमें कुछ पैराग्राफ होते हैं, ये क्रोनोलॉजी कुछ इस तरीके से ही रहेगी। कौन से पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप अपने इंट्रोड्यूस योर एंड योर बिजनेस, यानी आप अपने बारे में बताएंगे और अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। अपने बारे का मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन और बिजनेस रिलेटेड योर पर्सपेक्टिव, कि आप वहां के एमडी हैं, आप मैनेजर हैं, आप सेल्स मैनेजर हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, कौन है आप। आपके घर बार की डिटेल इसके अंदर नहीं लिखी जाती, आपकी पर्सनल डिटेल की जगह प्रोफेशनल डिटेल इसके अंदर आती है और आप अपने बिजनेस के बारे में उसमें इंट्रोडक्शन देंगे। एज वेल एज योर पर्पस ऑफ राइटिंग, कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट, यदि कोई पूछता है कि बिजनेस राइटिंग और लेटर में, बिजनेस लेटर राइटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, कंटेंट तो होता ही है, लेकिन आपका जो मेन पार्ट रहेगा वो आपकी हेडिंग रहेगी। क्योंकि 90% आजकल के लोग ऐसे होंगे केवल हेडिंग देख के आगे का स्किप कर जाते हैं, पढ़ते नहीं, अगर वो इंटरेस्टिंग उनको नहीं लगता है। तो बिजनेस लेटर का आपका पर्पस लिखना होगा। मिडिल पैराग्राफ के अंदर माइट इंक्लूड योर डिटेल ऑफ बिजनेस एंड योर प्रोडक्ट सर्विसेज, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएंगे। और थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप वापस से जो पर्पस के लिए आपने कॉल किया था और उस पर क्या कॉल ऑफ एक्शन चाहते हैं, जो पर्पस बताने के लिए तो आपको लेटर लिखा नहीं होगा, क्या कॉल ऑफ एक्शन चाहते हैं, आप बाय करवाना चाहते हैं, आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, आप मीटिंग करवाना चाहते हैं, आप किस लिए करवाना चाहते हैं, तो ये कॉल ऑफ एक्शन भी उसके अंदर लिखा हुआ होता है। ये लास्ट थर्ड पैराग्राफ में अगर थर्ड तक वो पढ़ रहा है, इसका मतलब कि वो माइट भी इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में या सर्विसेज में या आपकी कंपनी में या आपकी राइटिंग की स्टाइल। अब इसमें राइटिंग की स्टाइल कैसी होती है, ये फॉर्मल होती है, जो टोन होती है वो लो होती है, मींस कि सॉफ्ट टोन का यूज किया जाता है, एग्रेसिव वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, कोई सरप्राइजिंग वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता, काफी फॉर्मल वे में, पोलाइट वे में। यदि हम बिजनेस लेटर के अंदर किसी को केस करने की भी बात कर रहे हैं या अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की भी बात कर रहे हैं तो काफी पोलाइट मैनर के अंदर हमको उसको बताना होता है। ये आइडियल बिजनेस लेटर की बात होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर 2 पॉइंट निकलते हैं और ये थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइटिंग रूटीन एंड परस्यूसिव लेटर्स।
अब ये क्या है, राइटिंग रूटीन क्या होता है? राइटिंग रूटीन का मतलब जो डेली रूटीन में हम जो लेटर राइटिंग करते हैं वो राइटिंग रूटीन होते हैं। डेली रूटीन राइटिंग लेटर यानी डायरेक्ट रिप्लाई, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट, बॉडी इंक्लूड द सपोर्टिंग स्टेटमेंट ऑफ डिटेल एंड क्लोजिंग मेक द ओवरऑल रैंकिंग ऑफ द कैंडिडेट। मींस के एक फॉर्मल का टाइप है कि रूटीन लेटर्स किसको कहते हैं? आप किसी के रिकॉग्निशन के बारे में दे रहे हैं, आपको कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक मार्केटिंग मैनेजर ने स्टोर मैनेजर को लेटर राइट करा कि उसको पर्टिकुलर कुछ होर्डिंग की जरूरत है, कुछ पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत है, वो रूटीन लेटर के अंदर आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? कोई रूटीन लेटर है, ये डेली रूटीन पे जो लेटर्स भेजे जाते हैं वो रूटीन लेटर होते हैं। जैसे अप्रेजल तो वैसे तो होता मंथली है, ईयरली है, अप्रेजल तो अब बचा कहाँ है कोविड काल में, लेकिन जो अप्रेजल का जो सिस्टम है उसके लिए साल भर में एक बार लेटर राइटिंग रखा जाता है। तो ये लेटर राइटिंग का फॉर्मल क्या होना चाहिए, इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्लोजिंग के अंदर आप ओवरऑल स्टेटमेंट दे रहे हैं, कंटेंट जो दे रहे हैं वो उसकी रैंकिंग का डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस दे रहे हैं। तो ये एक रूटीन लेटर जो बार बार हमारे पास आते रहते हैं। अब परसुएसिव लेटर, अभी परसुएसिव लेटर क्या होता है? जब कॉल ऑफ एक्शन यानी कि हमको कोई इंटरेस्ट दर्शाना होता है कि आप ये लेटर पढ़ के कुछ एक्शन लीजिए। जब लाइक कि डेडलाइन का जो लेटर हो गया, कोई मीटिंग का लेटर हो गया, अर्जेंट नोटिफिकेशन, वो इसके अंदर आते हैं। कन्विंस द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन टू एक्सेप्ट द इशू ऑफ द ऑथर इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव, ऑल्दो परसुएसिव लेटर कैन नॉट बी सक्सेसफुल इस पर्पस इट इंक्रीजेस अवेयरनेस अबाउट द मैटर ऑफ एड्रेस। मतलब अवेयरनेस के लिए, प्रमोशन के लिए भी ये लेटर यूज में किए जा सकते हैं, कोई कॉल ऑफ एक्शन ना हो, लेकिन इसका प्राइम मोटो होता है कॉल ऑफ एक्शन। अब सर आपने बताया था कॉल ऑफ एक्शन के लिए रूटीन लेटर भी है, तो परसुएसिव लेटर कैसे डिफरेंस है? परसुएसिव लेटर जब हम किसी के ऊपर केस करने जा रहे हैं, जब कोई ऑब्स्ट्रैक्ट चीज है, मींस कि वो रूटीन से हटकर कोई केस किया जाता है, रूटीन से हटकर अगर हम किसी से बात करते हैं, रूटीन यानी कि मार्केटिंग और सेल्स स्टोर डिपार्टमेंट में अगर डेली कोई इन्वेंट्री को लेकर कोई बात चल रही है तो वो रूटीन लेटर में होगा। लेकिन कोई कंप्लेन है, कोई प्रोडक्ट को लेके कोई क्वेरी है, स्पेसिफिक क्वेरी है, तो वो परसुएसिव लेटर के अंदर आती है। केवल इतना सा ही ध्यान रखना है, ज्यादा इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दोनों टाइप ऑफ लेटर है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, स्टोर मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर में अगर नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में बात होगी तो रूटीन लेटर कहलाएगा, और अगर कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कोई इंक्वायरी होगी या कंप्लेन होगी तो वो परसुएसिव लेटर कहलाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस यूनिट का। अगला बढ़ता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैसेजेस। अब ये क्या है? राइटिंग मेमोज। एक तो होता है लेटर, अब थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए, एक होता है लेटर और एक है मेमोज। अब ये मेमो भैया क्या है और लेटर भैया क्या है? जो लेटर होता है वो फुल ड्राफ्ट के अंदर, यानी कि कॉलम भी आया, उसमें किसको राइटअप करना है वो भी आया, उसका कंटेंट भी आया, कंक्लूजन भी आया, वो सारी की सारी चीजें आ गई। लेकिन जो मेमो है वो एक शॉर्ट नोट्स होता है, लाइक एसएमएस के आपको 4 लाइन 3 लाइन के अंदर अपनी सारी की सारी बात समझानी है। अभी इससे जस्ट अपन ने पहले देखा था रूटीन एंड रूटीन लेटर और परसुएसिव लेटर, इन दोनों के अंदर एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है, यानी कंक्लूजन भी होता है, नीचे सिग्नेचर भी होते हैं, ऊपर हेडिंग भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है। जबकि मेमो के अंदर ऐसा होना जरूरी नहीं है, शॉर्ट नोट्स के अंदर केवल 3 लाइन 4 लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर अपनी बात रख देना। अब आगे इसके अंदर क्या लिखा है? पॉजिटिव और नेगेटिव मेमो भी होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव मेमो यानी कि फीडबैक ही होता है बेसिकली। मेमोरेंडम, मेमो इज यूज्ड, memo is used to communicate something immediate importance of the people in the business of the organization. Memo is also can be sent people from that have close long standing relations such as vendor, consultant, business letter. A memo is permanent record of your communication. अब यहाँ पर मेमो क्या है? एक छोटा सा 4 लाइन का लेटर है, लेटर तो नहीं कह सकते उसको, 4 लाइन का कोई स्टेटमेंट है, वो हमको अर्जेंटली किसी को देना है कि ये कॉल ऑफ इमीडिएट है। जैसे कि स्टोर और मार्केटिंग का फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई कंप्लेन आई, कोई 4 प्रोडक्ट स्टोर डिपार्टमेंट ने भेजे लेकिन एक प्रोडक्ट मिसिंग निकला, तो वहां पर उस समय लेटर भेजने का इतना काम नहीं किया जाता, एक मेमो भेज दिया जाएगा कि 1 आइटम मिसिंग सच एंड सच, और नीचे मार्केटिंग मैनेजर ने साइन करके तुरंत उसके पास भिजवा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकता है, आप एसएमएस को एक मेमो कह सकते हो।
आप एक फॉर्मली एक चिट्ठी के ऊपर भी वहां पे भिजवा सकते हो। आप जो आपके पुराने साथी हैं, यहाँ पे लिखा है पुराने वेंडर्स हैं, यानी कि जिनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन रहा है, उनके साथ भी आप लेटर की जगह अगर मेमो के साथ भी काम करोगे तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डेली रूटीन में कौन सी एक्टिविटी चल रही है। आई होप आपको मेमो क्लियर हो गया होगा। मेमोरेंडम यहाँ पर लिखा हुआ है मेमो, लेकिन मेमो ही आपको याद रखना है, क्योंकि मेमो ही यूजुअली वर्ड बोला जाता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डिफरेंट ही टर्मिनोलॉजी है, इसलिए अपन उसमें नहीं जाएंगे, केवल मेमो याद रखेंगे। मेमो यानी शॉर्ट नोट्स, एसएमएस। ठीक है, एसएमएस मत लिख कर आ जाना, क्योंकि एक रेटिंग डॉक्यूमेंट होता है, ईमेल के थ्रू भी किया जाता है, इट्स काइंड ऑफ एसएमएस। ठीक है, एक एग्जांपल है एसएमएस। ठीक है, आगे बढ़ता है रिपोर्ट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है अपना रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग का क्या पर्पस होता है, रिपोर्ट क्या होती है, कितने ऑब्जेक्टिव हैं, क्या है, ये सारी चीजें अपन डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कोई स्पेसिफिक टारगेट लेके या स्पेसिफिक एम के लिए कोई डेटा अच्छी रिकॉर्ड करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन बनाते हैं, मींस कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में। किस में कन्वर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई एक हमारा स्पेसिफिक पर्पस है। सपोज कि मुझे पता करना है कि मेरी कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं जिन्होंने छुट्टियां पिछले महीने के लिए ली हैं, तो हमारे पास डेटा रहेगा बहुत सारा कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी पूरे साल भर की छुट्टियों का रिकॉर्ड, यो भी रिकॉर्ड रहेगा। उसमें स्पेसिफिक पर्पस है, पर्पस ये मेरे को ये पता करना है कि कितने एम्प्लॉय लास्ट ईयर जो थे वो लास्ट मंथ या लास्ट ईयर जो थे वो छुट्टियों पे रहे और उनका क्या एब्सेंटिज्म रेशो रहा। तो उसके स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो रिपोर्ट कहलाती है। मींस के स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना रिपोर्ट राइटिंग कहलाती है। और ये बहुत ही एसेंशियल टूल है यदि आप मैनेजर बन रहे हैं, यदि आप एमबीए बीबीए कर रहे हैं, या मैं कह रहा हूं आपके जीवन के अंदर भी हम सब कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग जरूर करते हैं कि यहाँ ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ। अरे घर वालों को अपने बारे में बताना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर पैसे मांग रहे हैं अपन घर वालों से, बाहर रह रहे हैं कि 5,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 3,000 चाहिए, बुक्स के लिए चाहिए, यहाँ जाना है वहां जाना है, वो फंड खर्चे हैं, वो ही तो रिपोर्ट है कि एक डेटा को इंफॉर्मेशन वे से प्रेजेंट किया जाए जिससे उसका आउटकम निकले। रिपोर्ट मस्ट बी क्वालिटेटिव, यूजफुल होनी चाहिए। तो अब इससे कौन कौन से पॉइंट निकले, रिपोर्ट मस्ट बी शॉर्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्वालिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर बेस्ड होती है। रिपोर्ट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड के साथ इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव यानी कि बताने चाहिए। रिपोर्ट नॉट बी वेग नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट आपके बजट के अंदर होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो रिपोर्ट के अंदर आप इजीली अंडरस्टैंड हो गए। और इसके अंदर कुछ प्राइस भी लगता है रिपोर्ट मेकिंग का, कुछ मींस के अमाउंट भी खर्च होता है, एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो अब काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स, अब ये काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स के रिपोर्ट कितने तरीके की होती है। रिपोर्ट होती है हमारी, ठीक है, रिपोर्ट होती है सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट की कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने कहा लास्ट ईयर की मुझे एब्सेंटिज्म की इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरी कंपनी में कितना एब्सेंटिज्म का रिकॉर्ड रहा है या कितने बंदे जो हैं वो छोड़ के चले गए, तो वो कहलाएगी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। यहां तक बात समझ में आगे होगी। नेक्स्ट है एनालिटिकल रिपोर्ट। ये एनालिटिकल रिपोर्ट जब मैं ए कंपनी और बी कंपनी के बीच में कंपेरिजन कर रहा हूं, ए कंपनी और बी कंपनी के बीच में यदि मैं कंपेरिजन कर रहा हूं तो वो कहलाएगी एनालिटिकल रिपोर्ट। यानी कि दो स्पेसिफिक कंपनियों के बीच में या दो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बीच में या दो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बीच में जब मैं कंपैरिजन के लिए कोई रिपोर्ट राइटिंग करता हूं तो वो कहलाती है एनालिटिकल रिपोर्ट। नेक्स्ट कहलाती है रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए या मैं कोई डेटा का एनालिसिस करने के लिए रिसर्च राइटिंग होती है। जैसे पीएचडी की थीसिस लिख रहे हैं वो रिसर्च रिपोर्ट है। ठीक है, एमटेक में, बीटेक में रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, एमबीए में जब आप समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट कर रहे हो तो वो रिसर्च रिपोर्ट है कि कोई एनालिसिस किया गया कि पर्टिकुलर हमने कंज्यूमर का बिहेवियर चेक किया गया कि वो किसी पर्टिकुलर के लिए उसके लिए वो परचेस करना चाहता है, नहीं परचेस करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता, कौन सी एज ग्रुप में, कौन सी इनकम ग्रुप में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। तो ये रिसर्च रिपोर्ट हो गई। नेक्स्ट है प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये हमारी सबकी मार्कशीट जो होती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। प्रोग्रेस रिपोर्ट मींस कि कोई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्शन है, वो किस लेवल तक पहुंचा है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ट्रेनिंग चल रहा है, वो किस लेवल तक उसका अचीवमेंट हुआ है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। और लास्ट है एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट। एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट का मतलब कि कोई हमने नई चीज ली है, कोई ट्रेनिंग लिया है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसका एक्सप्लेनेटरी, उसकी डिटेल के अंदर हमको बताना कि ये पर्टिकुलर, यहां पर केवल एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट, याद रखिएगा, केवल एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट होती है। मींस कि उसमें बहुत ज्यादा बताया जाता है।
ठीक है, जितना यूजर को जानना है उससे ज्यादा हम इसके अंदर बात चर्चाएं करते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है, और बाकी सारी रिपोर्ट जितनी भी होगी स्पेसिफिक होगी, नैरो होगी, पिन पॉइंट होगी, इजी टू यूज होगी, एक्सपेंसेस लेस होगा उसके अंदर, ये सारी की सारी रिपोर्ट राइटिंग की बात होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट राइटिंग में बात करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक डिसीजन लेने में हमको हेल्प करना होता है रिपोर्ट के, और क्या ऑब्जेक्टिव है, कोई स्पेसिफिक पर्पस हमको सॉल्व करना होता है, हमको फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना होता है, हमको हमारे फीडबैक एक्शन प्लान को डिसाइड करना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमको कंज्यूमर का माइंडसेट जानना हो तो रिपोर्ट राइटिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा हमको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जो बनाते हैं, जो बैलेंस शीट है वो भी क्या है, एक रिपोर्ट है। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो बीकॉम वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने, MBA फाइनेंस वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने कि जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं वो भी एक काइंड की रिपोर्ट है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग भी इजी है। काइंड्स ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पर मैंने 5 तरह की आपको रिपोर्ट बताई, वापस से रिवीजन कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो रिपोर्ट जो केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की बात करती है, जैसे लाइक कि हमारा सेंसस का जो रिकॉर्ड है वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। आज जो जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, जेंडर रेशियो जो चल रहा है वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। सेकंड जो है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है कि हम कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है उसका एनालिसिस किया गया, कोई सैंपल साइज का, पॉपुलेशन का एनालिसिस करके कोई कंक्लूजन निकाला गया। एनोवा टेस्टिंग, ये डिफरेंट काइंड ऑफ इसके अंदर टेस्टिंग है, 1 टेल 2 टेल, वहां पर नहीं जाएंगे, आपको केवल इतना याद रखना है, कोई एनालिसिस काइंड की रिपोर्ट आएगी वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल रिपोर्ट। अब रिसर्च रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, रिसर्च रिपोर्ट जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटाबेस में है। एनालिटिकल ये कंपैरिजन के लिए जब हम कोई रिपोर्ट राइटिंग यूज करते हैं, फॉर कंपैरिजन ओनली। यहाँ का एनालिटिकल में कंपैरिजन का पॉइंट आ जाएगा, जबकि रिसर्च में ऐसा कंपैरिजन होना जरूरी नहीं है। अब एनालिटिकल में कंपैरिजन इनहेरेंटली जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी। जब हम कोई डिटेल्ड ओवरव्यू बताते हैं, जैसे कि आप GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप पढ़ रहे होंगे, डिटेल्ड ओवरव्यू बता रहे हैं, तो वो एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस रिपोर्ट। जब हम किसी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चेक कर रहे हैं, या उसका मैन्युफैक्चरिंग चेक कर रहे हैं, या हम उसकी प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं कि कहां तक पहुंचा है, या हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर की स्टेप्स चेक करते हैं तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आता है। आई होप आपको पांचों काइंड क्लियर हो गए हैं और इसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गए हैं। आगे चलते हैं, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यह है प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब ये प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है, प्रेजेंटेशन स्किल में बेसिकली हमारा जो सबका MBA वालों का फेवरेट वर्ड है वो है PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की यहाँ पर बात करी गई है। अब यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कह सकते हो आप बोर्ड के माध्यम से भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, आप ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल पैनल के माध्यम से भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, आप किसी चार्ट के थ्रू भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। यहाँ पर बात है केवल प्रेजेंटेशन की, लेकिन यूजुअली हम बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि डिजिटल PPT बना के जो प्रेजेंटेशन होता है उसको हम प्रेजेंटेशन बोल देते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज सिंपली मीन एक्सप्रेस योर आइडियाज, एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट। अब यहां पर एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट विद द स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, एड्स, यानी कि किसी सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके, किसी भी सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके अपनी बातों को रखना प्रेजेंटेशन कहलाता है। बस इतनी सी। अब इसमें मॉडल भी ले सकते हो आप, कोई प्रोजेक्ट भी ले सकते हो आप, PPT भी ले सकते हो आप, इसके अलावा आप इसके अंदर कोई बोर्ड ले सकते हो, चॉक बोर्ड ले सकते हो, डस्टर बोर्ड जो ग्रीन बोर्ड है वो ले सकते हो, या कोई चार्ट बना के लग सकते हो, कोई बैनर बना सकते हो। तो प्रेजेंट योर आइडिया, प्रेजेंट योर व्यू पॉइंट विद द हेल्पिंग ऑफ एनी एड इसके अंदर करना जरूरी है। मतलब अगर मैं बिना एड के अगर कोई चीज प्रेजेंट कर रहा हूं तो वो प्रेजेंटेशन के अंदर नॉर्मली इंक्लूड नहीं होगी। हाँ, कुछ कह देंगे होता नहीं, ऐसा सर ऐसा नहीं होता, बिना ऐड के भी तो हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट क्या करोगे, प्रेजेंट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। यहाँ तो कम्युनिकेशन हो गया, प्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर मॉडल होना चाहिए आपके पास, पर्टिकुलर PPT होनी चाहिए, कुछ तो प्रेजेंट करना मतलब दिखाना। ठीक है, अब हम दिखा रहे हैं तो उसके लिए कुछ मॉडल होगा या PPT होगी या कुछ भी एनीथिंग, तो प्रेजेंटेशन स्किल। तो व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटिंग इज जस्ट एक्सप्रेसिंग योर आइडिया विद द हेल्पिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ टीचिंग एड, या एड लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन और डिजाइनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन।
अब एलिमेंट्स क्या है प्रेजेंटेशन के? पहला एलिमेंट, अच्छा ये प्रेजेंटेशन पीपीटी का एलिमेंट भी मान सकते हो आप, ये मॉडल प्रेजेंटेशन भी मान सकते हो, चॉक भी मान सकते हो, लेक्चर भी मान सकते हो। क्या है एलिमेंट? मस्ट है स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है, 15 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 20 मिनट का प्रेजेंटेशन है। सेकंड क्या होता है? एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं, एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। आप ये पॉइंट सारे नोट करते जाइए, मैं रिवीजन है इसलिए पूरा पॉइंट बता रहा हूं आपको। स्पेसिफिक पर्पस होगा, स्पेसिफिक टाइम होगा, मींस के जो पीपीटी होगी, जो प्रेजेंटेशन होगा किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा, मतलब 10 मिनट 15 मिनट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, किसी टॉपिक के ऊपर आप बना रहे होंगे, कोई उसका पर्टिकुलर आउटकम होगा, आप कोई चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे होंगे। प्रेजेंटेशन मस्ट बी एक्सप्लेन, मतलब कि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन हमेशा होगा। ऐसा नहीं कि कथावाणी है आप बोल के चले गए, वो ग्रहण करे तो ठीक, नहीं करे तो नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। स्पेसिफिक पर्पस होना जरूरी है, आपको कुछ ना कुछ चीज एक्सप्लेन करना जरूरी है। डिजाइनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, अब डिजाइनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे प्रेजेंटेशन का डिजाइन किया जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरी फर्स्ट स्लाइड एक बार देखनी होगी। अब ये डिजाइनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन में जो पॉइंट था, उसके लिए आपको क्या चीजें याद रखनी है कि आपका जो टॉपिक है वो आप सबसे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर रखेंगे, मतलब टॉपिक इंट्रोड्यूस फर्स्ट। यहां पर प्रेजेंटेशन के अंदर टॉपिक इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट। सेकंड, आपका जो उसका डिजाइनिंग है वो फर्स्ट के अंदर ही आपकी भी डिटेल होती है। आपने हमेशा देखा होगा फर्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है डॉक्टर आनंद, आपकी स्पेसिफिक डिटेल होगी किनके लिए, पर्पस भी उसके अंदर क्लियर है कि एमबीए बीबीए बीकॉम यूजीसी नेट, अच्छा बीकॉम लिखा हुआ ही है, यूजीसी नेट सारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। और यूनिट 3 का हम रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बेसिकली मैंने आपको एक आइडिया दिया कि अपन जब डिजाइन करेंगे अपना प्रेजेंटेशन तो कैसा होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपका कंटेंट आता है कि आज कौन कौन से, मैंने नहीं शो किया है लेकिन एक जो आइडियल प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपका कंटेंट आएगा कि कौन कौन सी चीजें अपन देखते हैं, कौन कौन सी चीजें इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखी जाएगी। उसके सारे के सारे सब पॉइंट्स वहां पर लिखे हुए होते हैं, फिर 1 बाय 1 वो सारे पॉइंट्स अपन क्लियर करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन सेशन रहता है और उसके बाद में थैंक यू की स्लाइड आ जाती है। ये सारे एमबीए वाले जानते हैं। तो यहाँ पर पर्पस टाइम होना चाहिए, ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड को ध्यान में रख के, डिजाइन ऑडियंस को भी ध्यान में रख के हमको प्रेजेंटेशन बनानी होती है। ये उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। एडवांस विजुअल सपोर्ट फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन, अब इसको थोड़ा सा अपन को थ्योरी मैंने लिख दी है ताकि आपको और इजी हो अंडरस्टैंड करने में। द मोस्ट पॉपुलर विजुअल एड फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन आर ग्राफ्स एंड चार्ट्स which are visual representation of data of their relationship to the other data. Example include in table, line graph, bar chart, pie chart. यानी कि विजुअल एड्स का मतलब क्या है? दृश्य सामग्री हिंदी में बोला जाता है। अब कितना भारी वर्ड है। अब विजुअल एड्स का मतलब यह है कि कोई ऐसी सामग्री, ऐसा कोई एड लेना जो दिखाई भी दे रहा हो। अब इसके अंदर आप प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, इसके अंदर कोई मॉडल भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर पीपीटी बताई गई। पीपीटी के अंदर आप कोई बार डायग्राम, ग्राफ डायग्राम, कोई पाई चार्ट इंक्लूड कर देते हैं। पाई चार्ट इज सपोज इसको पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता हो, ये गोला करके जो अपन को दिखता है, यहाँ पे होता है 40%, यहाँ पे होता है 60%। 60% बच्चे जो हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 40% केवल मेरा वीडियो सुन के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके की पाई चार्ट का एनालिसिस है। तो ये पाई चार्ट, ग्राफ, चार्ट, ये विजुअल एड्स के काफी हेल्दी और काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं, मींस के टाइप्स माने जाते हैं, एलिमेंट्स नहीं सॉरी, ग्राफ एंड चार्ट। ये क्या बताते हैं ग्राफ एंड चार्ट? ये कंपैरिजन करने में इजी होते हैं एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ। यानी कि मेल और फीमेल के रेशो का हमको एनालिसिस करना है, लास्ट ईयर की पॉपुलेशन, इस ईयर की पॉपुलेशन का एनालिसिस करना है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। लास्ट ईयर देखेंगे कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से कि लास्ट ईयर देखा हमने, ये बार डायग्राम हो गया आपका। लास्ट ईयर देखा यहाँ पर 80 था और लास्ट ईयर यहाँ पर देखा 60 आया। तो इसका मतलब कि हमारे बच्चों का जो परसेंटेज है वो डाउन हो रहा है। पहले लास्ट ईयर एवरेज परसेंटेज 80 था, इस साल 60 हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सर कोविड आ गया था, सही से स्टडी नहीं हो पाई, ऑनलाइन पे काफी निर्भर रहना पड़ा, ऑफलाइन क्लासेस हुई नहीं और बच्चे थोड़े कैजुअल हो गए, ठीक है। पेपर पैटर्न चेंज हो गया, सडन एग्जाम हो गए। तो ऐसे एन नंबर्स ऑफ रीजन उसके बाद में फाइंड आउट किए जाते हैं, जिनको बेसिकली बहाने बोला जाता है। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट विजुअल एड्स क्या होते हैं? दृश्य सामग्री। इसके अंदर ग्राफ हो गया, चार्ट्स हो गया, इसके अंदर ही आपका ब्लैक बोर्ड आता है, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो 3 तरीके के बोर्ड हो गए आजकल तो, ठीक है। जो डिजिटल पैनल है वो भी आ गया, इसके अंदर पीपीटी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आ गया। ये सारे के सारे विजुअल एड्स होते हैं और विजुअल एड बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत नेसेसरी एक एलिमेंट आज की तारीख में हो गए हैं। जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आया, जब तक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं था, जब तक ओल्ड सिस्टम चलता था, तब इतना
इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था। अब टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स दिए हुए हैं कि दृश्य सामग्रियों के कौन कौन से टाइप्स हैं। अब आपको इसमें अब सिंपल एग्जांपल मैंने सारे बता दिए, पिक्चर, वीडियोस, इंफोग्राफिक। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है इंफोग्राफिक, क्या एक्सप्लेन हुआ है? हाँ, इंफोग्राफिक इज अ कलेक्शन ऑफ इमेजिनरी डेटा विजुअलाइजेशन लाइक पाई चार्ट, बार ग्राफ, ठीक है मतलब बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब इंफोग्राफिक होते हैं। मतलब कि कोई इमेज भी है और उसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है तो वो इंफोग्राफिक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हैंड आउट हो गए, हैंड आउट्स का मतलब कोई चार्ट आपने हाथ से बनाया हो, ठीक है, पिक्चर्स, वीडियो, ये सभी के सभी टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स होते हैं। अब ये विजुअल एड्स के टाइप्स भी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आप इसके अंदर आसानी से बहुत सारा लिख सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अब विजुअल आर्ट सबको पता है। अब इसके अंदर मॉडल भी मिसिंग है। मॉडल जो आपको वर्किंग मॉडल होता है और एक नॉन वर्किंग मॉडल होता है। वर्किंग मॉडल यानी कि वो चलेगा, ठीक है, मतलब आप उसको चला के बता सकते हो। नॉन वर्किंग मॉडल की आपको केवल शो करा जा सकता है, वो मूवमेंट उसके अंदर नहीं होती, तो वो जो मॉडल होता है वो नॉन वर्किंग मॉडल होता है। नॉन वर्किंग का मतलब कि वो मूवमेंट उसके अंदर नहीं होगी। वर्किंग मॉडल यानी कि वो चलेगा, ठीक है, मींस के उसके अंदर कोई कॉल ऑफ एक्शन होगा कि आप इधर से कॉइन डालोगे दूसरी साइड से निकलेगा या कोई चीज रोटेट होगी, तो वो एक वर्किंग मॉडल के अंदर आ गया। नॉन वर्किंग मॉडल के अंदर वो स्टेबल रहती है सारी की सारी चीजें, केवल आपने उसके अंदर पॉइंट्स कर दिए थर्माकोल लगा के, वो नॉन वर्किंग। वीडियोस, पिक्चर्स, ये सब विजुअल एड्स के टाइप्स हैं। हैंड आउट्स जो आप डायग्राम हाथ से बना रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, वो भी विजुअल एड्स के टाइप है। तो विजुअल इंटरेक्टिव बोर्ड्स आ गया है हमारा, इंटरेक्टिव बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओवरहेड जो प्रोजेक्टर्स लगते हैं वो भी विजुअल एड्स के टाइप्स हैं। आई होप सारे के सारे टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको मेरी तरफ से एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे कोई टॉपिक आपका बच रहा है? जी नहीं, यहाँ पे आप यकीन मानिए मैंने 30 मिनट के अंदर विद इन 30 मिनट पूरी की पूरी आपकी 3rd यूनिट की रिवीजन करवा दी है, यकीन मानिएगा। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे साथ पढ़ के कैसा लगा, क्या मेरी स्पीड आप मैच कर पा रहे हैं, कहाँ पे स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही है थोड़ी सी ज़्यादा, तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू।